आज की जो टॉपिक है वो डिडक्शन है। तो डिडक्शन जो कि चैप्टर 6A में डिफाइन है, चलिए इसको समझते हैं। अगर बात करें, अगर आप लोग ये पिक्चर छोटा सा देख रहे होंगे तो इसमें दिख रहा है कि एक बंदा टैक्स के बोझ से दब रहा है। तो सिंपल चीज़ है, टैक्स के बोझ से दबना नहीं है, बल्कि अगर आपको टैक्स प्लानिंग आती है तो आप इजीली डिडक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हो। कल मैंने 3 वर्ड्स आपको समझाए थे। एक था टैक्स इवेजन, है ना। टैक्स इवेजन मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, यस सर। जिसको मैंने बताया था कि अगर आपने इनकम टैक्स के लूप होल्स का फायदा उठा के अगर आपने टैक्स बचाया है तो वो एक तरह का क्राइम है, वो एक तरह की चोरी है। टैक्स इवेजन मतलब चोरी होती है, और उसके अगेंस्ट जो भी पेनाल्टी जो भी चीज़ें हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपका कोई इनकम टैक्स के रूल्स में अगर कोई लूप होल होता है तो उसको इनकम टैक्स, मान लो 10 साल से आप उसका फायदा उठा रहे थे उस लूप होल का, तो आज के कानून वो बनाएगी उस रूल को ठीक करने के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट कर देगी 10 साल पहले से। 10 साल पहले से। हम्म। तो फिर उसमें उस केस में फिर आपको जितना भी 10 साल का आपने टैक्स चोरी किया वो सब पे टैक्स देना पड़ेगा, वो सारा टैक्स विद द इंटरेस्ट विद द पेनाल्टी। तो इसलिए लूप टैक्स इवेजन तो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये था टैक्स इवेजन जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। फिर मैंने एक शब्द बताया था, क्या? दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब समझ रहे हो, टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश तुम कर रहे हो। आपको इनकम टैक्स देना चाहिए बट आप क्या करना चाह रहे हो, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, मीन्स आप उसको देना नहीं चाह रहे हो। तो अगर तुम टैक्स की अगर चोरी कर रहे हो तो अवॉइडेशन भी, अवॉइड करना भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरह का क्राइम है। इस पे भी आपको क्या करना होगा, इस पे भी आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? यस। टैक्स प्लानिंग। हाँ, टैक्स प्लानिंग। हम लोग को बेसिकली सीखना है टैक्स प्लानिंग। ओके। तो हर एक बंदा, यानी कि हम जब किसी को भी सजेशन देंगे कि आपको अपना टैक्स कैसे बचाना है तो हम टैक्स प्लानिंग उन्हें बताएंगे। अब टैक्स प्लानिंग होता क्या है? जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स ने ये डिडक्शंस दे रखे हैं। डिडक्शंस बताएं। हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें ये बताती है कि हमें टैक्स कैसे देना है। अभी तक तो हमने यही सीखा। फिर डिडक्शंस के थ्रू वही बताती है कि आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हो, कैसे टैक्स कम कर सकते हो। ओके। तो अगर हम गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स के आधार पे अगर हम क्या करते हैं, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। और दिस इज द लीगल वे, और इसमें कोई आपका ये कोई क्राइम नहीं है, ये बकायदा ये तो खुद गवर्नमेंट ने बताया है कि इस तरह से आप टैक्स कम कर। ठीक है। तो हम लोग डिडक्शंस पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो साफ साफ दे रखा है, जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है एसएसी की, उसमें से हम डिडक्शन क्लेम करते हैं। और ये डिडक्शन जो इनकम टैक्स के किस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, ये एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर 6A। यानी इसके लिए एक बाकायदा चैप्टर बनाया गया है डिडक्शन के लिए, चैप्टर 6A, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब कंडीशन। After allowing these deductions, total income of the assessee is arrived and tax is charged on it all at the prescribed rate। यानी कि सबसे पहली चीज तो एसएससी का टोटल इनकम देखेंगे और उसमें से जो भी डिडक्शंस होंगे हम डिडक्शंस लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे यानी टैक्स चार्ज करेंगे। डिडक्शंस पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देनी है वो क्या ध्यान देना है, कि डिडक्शंस आर नॉट परमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्स। ये जो कुछ इनकम्स हैं जिनके ऊपर, जिनमें से कोई डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। इसमें से आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। एक तो होता है आपका एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबको पता है इसमें डिडक्शन क्यों नहीं होता है, इस पे पहली चीज तो स्लैब रेट भी नहीं लगती, ऊपर से सेपरेट रेट ऑफ टैक्स 20% की रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है। सो इसमें गवर्नमेंट ने कोई डिडक्शन आपको अलाउड नहीं किया है। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर कमा रहे हैं, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कमा रहे हैं, ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर हम इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर करके अगर हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं, या जो भी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस पर भी आप सभी को पता है सेपरेट रेट ऑफ टैक्स है 15%, 15% के रेट से, है ना। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने डिडक्शन आपको अलाउड नहीं किया, आप 80C से 80 का डिडक्शन इसमें नहीं ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड रेसेस। आपको पता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड रेसेस सब कैजुअल इनकम होती है, इसमें कोई भी डिडक्शन आप नहीं लेस कर सकते हो। मान लो मैंने लॉटरी जीता 1 लाख का, मैंने 10,000 की लॉटरी खरीदी थी, तो 10,000 रुपए भी मैं माइनस नहीं कर सकता। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी में तो भाई 1 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलना। ठीक है। तो डिडक्शंस इन 3 जगहों पे आपको नहीं मिल सकता। ठीक।
अब दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए, डिडक्शन कैन नॉट बी एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा डिडक्शन मिल ही नहीं सकता। इस साल आपने कमाया इनकम कितनी, 6 लाख रुपए, और आप दिखा रहे हो डिडक्शन 7 लाख रुपए, है ना, या फिर कह लो आपने इनकम कमाई 3 लाख रुपए और आपने डिडक्शन दिखाया 4 लाख रुपए। अलाउड है क्या? नहीं। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा डिडक्शन मिल ही नहीं सकता। यानी आपकी इनकम, अगर ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख है तो मैक्सिमम डिडक्शन 3 ही लाख हो सकता है, उससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता। तो ये दो बातों का तो ख्याल रखना है। हाँ, अब हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ डिडक्शन हैज नॉट बीन क्लेम्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम, है ना। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्लेम कर सकते अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम में उसको एक्सप्लेन नहीं करते हो। तो मतलब हम सभी को पता है कि जब हम लोग का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, उसके बाद 31 जुलाई तक हमें रिटर्न फाइल कर देना है ना, इंडिविजुअल एचयूएफ को। और कंपनीज के केस में 30 सितंबर को रिटर्न फाइल कर देना है। और रिटर्न फाइल करते समय हमें बताना पड़ेगा कि हमने एलआईसी में पैसा लगाया है तो हमें एटीसी का रिडक्शन मिलना चाहिए इतने का, तो वो हमें क्लेम करना पड़ेगा। विदाउट क्लेमिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट गिव यू डिडक्शन। आपको डिडक्शन देगी नहीं आपको, यानी कि उस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आपको मेंशन करना होगा, एटीसी में या जिस भी सेक्शन में। द चार्ट गिवन बिलो डिस्क्राइब द डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्या बेसिकली, सेक्शन है, पर्पस है, नेचर ऑफ डिडक्शन है, यही तीन चीजें हैं जो हम लोग को समझनी है। सबसे पहला डिडक्शन है एटीसी। तो एटीसी को पढ़ने के लिए मैं आपको ऐसे सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, डिडक्शन की शुरुआत कैसे हुई थी, हिस्ट्री कैसी थी, ये मैंने आपको कल बताया था, लेकिन आज फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। एग्जैक्टली बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, यानी कि जब हमारा ये कानून बना था 1961 में, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ज्यादातर लोग क्या थे, कमाने वाला घर में एक होता था, खाने वाले कई हुआ करते थे, फैमिलीज में ऐसा देखने को मिलता था। और अगर कल को वो कमाने वाले व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती थी, या वो डिजीज, किसी डिजीज में वो चला जाता था, कोई भी प्रॉब्लम उसको हो जाती थी गंभीर, यानी वो काम करने लायक नहीं रहता था, तो उसकी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाती थी। और फाइनली वो देखते थे किसका चेहरा, सरकार, वो सरकार की तरफ देखते थे कि सरकार उनकी मदद करे। तो सरकार को, जाहिर सी बात है, सरकार इस तरह से सबकी हेल्प करने में असमर्थ थी, जाहिर सी बात है, वो सबकी हेल्प नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने पब्लिक को ये समझाने के लिए कि भाई आप कम से कम एलआईसी कराओ उस बंदे का, है ना। तो एलआईसी से कम से कम इतना पैसा मिलेगा कि कम से कम फैमिली को इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, एट स्पॉट उसको पैसा मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइंग, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली सबसे पहले जो एटीसी जो स्टार्ट किया था एलआईसी से, कि एलआईसी एग्जैक्टली होगा जहाँ पे पैसा आप लगाओ, और अगर सपोज करो कमाने वाले की डेथ होती है तो एलआईसी से उतना पैसा फैमिली को मिल जाएगा, उसको गवर्नमेंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। तो ये था एलआईसी। तो एग्जैक्टली एलआईसी में लोग पैसा ही नहीं लगाते थे उस टाइम पे। एलआईसी बहुत ट्राई किया गवर्नमेंट ने कि लोग एलआईसी में पैसा लगाए, लोग लगा ही नहीं रहे थे। तब जाकर के गवर्नमेंट ने एलआईसी को प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस, एटलीस्ट जो कमाने वाला है वो तो अपना इंश्योरेंस करा ले, तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने एटीसी का डिडक्शन दिया कि भाई तुम कमा रहे हो, मान लो तुमने अगर 4 लाख रुपए कमाया, तो तुमने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम में 50,000 दे दिए, तो 50,000 रुपए हम उसमें से माइनस करेंगे 4 लाख में से, और 3.5 लाख पे हम तुमसे टैक्स लेंगे। ठीक है। तो जब ऐसा सिस्टम हुआ, तब जितने कमाने वाले लोग थे उन्होंने कहा तो इससे तो हमारा टैक्स बचेगा। तो सबने फिर धीरे धीरे क्या करने लगा, फिर एलआईसी, अचानक एलआईसी कराने वालों लोगों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक। और लोगों को डिडक्शन भी समझ में आ गया। तो एलआईसी प्रीमियम चाहे अपना कराओ, चाहे स्पाउस का कराओ, जीवन साथी का, चाहे चिल्ड्रन का कराओ, फॉर इंडिविजुअल एनी मेंबर ऑफ एचयू, है ना। और बाकी प्रीमियम वैल्यू शुड नॉट बी एक्सीड 10% ऑफ द सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे लोग कराते हैं कि मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया, उन्होंने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, तो अगर 10 लाख का इंश्योरेंस कराया तो उसका 10% प्रीमियम वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, है ना। तो किसी भी हालत में 10% से ज्यादा का प्रीमियम का डिडक्शन आपको मिल ही नहीं सकता, सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिल सकता।
नाउ नेक्स्ट, सर प्रीमियम वैल्यू मतलब प्रीमियम जो हम हर महीना या साल में एक बार या जैसा भी हम देते हैं, फिर आप LIC कराओगे तो उसका प्रीमियम देना पड़ेगा ना। LIC आपसे बोलती थी जैसे जैसे 1 करोड़ की LIC हमने कराई है 10 साल के लिए, तो उसको हर 1 साल पे हम मतलब 1 लाख रुपए वो करेंगे, वो हो गया प्रीमियम वैल्यू। हाँ, जो भी आपका जो भी अमाउंट आप दे रहे हो उसके लिए, उसी को प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए। अब है क्या, अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल NHF 80C का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। पूछिए। सर LIC में मान लीजिए कि कोई 10 करोड़ का प्रीमियम मतलब ये LIC पर एक्वायर किया है, हम्म, हर ईयरली वह करीब 2 लाख के हिसाब से प्रीमियम भरता है, तो वो जो मैच्योरिटी पूरा 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा कि हर साल 1.5 लाख का डिडक्शन हर मिलेगा? हर साल, हर साल। हर साल जी हाँ, मतलब प्रीमियम पे डिडक्शन मिल। हाँ, और किस चीज़ पे मिलेगा? ठीक है सर। मैच्योरिटी पे जो आपको मिलता है, कल को मान लो मैच्योरिटी होती है, आपने 10 साल का इंश्योरेंस कराया था, 10 साल के बाद आपको सपोज 10 लाख रुपए मिल रहा है LIC की तरफ से, जो भी है सर जी, वो तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए सेक्शन 10 था शायद, तो उसमें हम लोगों ने मैच्योरिटी पे LIC को पैसा मिलता है, एग्जैक्ट होता है। ठीक है, बाकी जो भी हम पैसा LIC में लगाते हैं प्रीमियम के रूप में देते हैं, उसका हमें रिडक्शन मिलता है 80C में। ठीक है, बाकी यहाँ पे दे रखा है अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल NHF 80C का रिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए और किसी भी SSC के लिए नहीं है। और मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है आपको? 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज्यादा का 80C में रिडक्शन अलाउड है ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम लोग अब सोचते हैं LIC के अलावा कहाँ पे लगा दे पैसा, तो कहता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपरएनुएशन फंड, है ना, 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, है ना, PPF जिसको हम लोग कहते हैं। तो PPF में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बिल्कुल जैसे आपकी सैलरी से PF कट रहा है, अब हर महीने सपोज करो 2,000 रुपये कटता है, तो 24,000 कटा ना, तो 24,000 का तुम 80C के तहत डिडक्शन ले सकते हो। अब आगे देखो क्या है, सब्सक्रिप्शन टू नेशनल। सर डिडक्शन कितना लेंगे? जैसे 24,000 है तो उस पर कितना डिडक्शन ले सकते हैं? पूरा इसका भी सुपर तो कुछ एनुएशन होगा। फंड क्या होता है सर? सुपर एनुएशन फंड वो फंड होता है जो 60 ईयर के बाद के लिए बनाई जाती है एम्प्लॉयज के, है ना, यही सब है। रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड्स को ही सुपर एनुएशन फंड कहते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैक्सिमम डिडक्शन देखो 1.5 लाख है। आप LIC का भी मान लो आपने 50,000 दिया है, फिर आपने PF में भी आपने 24,000 दिया है, तो 50-24 जोड़ लो तो करीबन होता है 74,000। मतलब सब मिला जुला के आप किसी भी हालत में आप 1.5 लाख से अधिक डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर मान लो LIC में ही करीबन आप 1.5 लाख का प्रीमियम दे रहे हो और उसके बाद स्टैट्यूटरी तो आपका PF भी कटता है 24,000 रुपये, तो आप 1,50,000 प्लस 24,000 जोड़ के दोनों को जोड़ के देख रहे हो कि 1,74,000 रुपये हमें डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। मैक्सिमम रिडक्शन आपको 1,50,000 का ही अलाउड है, इससे ज्यादा का रिडक्शन इस सेक्शन में मिल ही नहीं सकता। ओके, सो सब्सक्रिप्शन ऑफ ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सपोज करो आपने NSC ले रखा है। NSC सब लोग समझते हो, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, पोस्ट ऑफिस पे आराम आप NSC खरीद सकते हो, तो एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप वहाँ पे पैसा लगा दो, यानी ये भी घूम फिर के गवर्नमेंट के पास ही पैसा जाता है। और सब्सक्रिप्शन टूवर्ड्स नोटिफाइड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड या UTI, अगर आपने म्यूचुअल फंड या UTI के आपने क्या खरीद ले रखे हैं, यूनिट्स ले रखे हैं, तो उसमें अगर इन्वेस्ट कर देते हो तो भी तुम्हें डिडक्शन मिलेगा। मतलब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने फिर दायरा बढ़ाया कि 80C में सिर्फ LIC ही नहीं, PF भी जोड़ दिया, NSC भी जोड़ा, फिर इसके बाद में इन्होंने म्यूचुअल फंड को भी ऐड कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड और UTI अगर इसके अगर यूनिट्स अगर आपने इन्वेस्ट कर मतलब उसमें पैसा लगा रखा है तो फ्यूचरिस्टिक होता है ना, फ्यूचर के लिए होता है। म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाकी ऐड तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सही है। बाकी यहाँ पे दे रखा है हाँ, कंट्रीब्यूशन सही फॉर, है। सही है कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द यूलिप ऑफ UTI और LIC म्यूचुअल फंड, तो LIC म्यूचुअल फंड भी है, UTI भी, यूलिप प्लान होते हैं। यूलिप प्लान आपने अगर सुना होगा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें कि LIC का जो पैसा होता है या उस UTI का पैसा वो सीधे शेयर मार्केट में लगाया जाता है। ठीक है,
तो उसमें यस हाँ, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो इसमें पैसा शेयर मार्केट में ही जा रहा है आपका। तो अगर इस तरह के अगर प्लान्स में भी अगर यूटीआई या एलआईसी म्यूचुअल फंड के अगर प्लान अगर लेते हो, उसमें पैसा लगाते हो, तो आपको 80C का रिडक्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो अगर आपने नाबार्ड नाबार्ड सुना होगा, तो नाबार्ड का अगर कोई अगर बॉन्ड अगर आपने खरीदा है, उसमें अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसमें भी आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा। बाकी आप सभी को पता होगा, नाबार्ड एक संस्था है जो बेसिकली एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंकों को बनाती है। जैसे नहीं ग्रामीण बैंक होते हैं या रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं, जो गांव में खेतीहर को, किसानों को लोन देने का काम है ना, ये सब काम जो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एनी सम पेड एज ट्यूशन फीस, अगर कोई भी अमाउंट किस में दिया गया है, ट्यूशन फीस के रूप में, नॉट बीइंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट फीस, डोनेशन और पेमेंट ऑफ सिमिलर नेचर, है ना। तो कोई भी पेमेंट अगर कर रहे हैं डेवलपमेंट फीस, डोनेशन के नाम पे, है ना, वेदर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, चाहे एडमिशन के टाइम में किया हो, अदरवाइज टू एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, लेकिन यहाँ पे देखो एक पॉइंट क्या दिया, 2। तो अगर आपने ट्यूशन फीस दे रखा है, फॉर एग्जांपल आप ही लोग पढ़ते हो, है ना, आप लोग की फीस जो भी पेरेंट्स ने दी है, इवन चाहे अभी आप इंस्टीट्यूट में जैसे लाइक यहाँ पे पढ़ रहे हो तो भी, है ना, और अगर तुम प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हो तब भी, और अपना स्कूल का फीस है तब भी, ट्यूशन फीस वो दिखा सकते हो, उसकी रसीद होनी चाहिए उनके पास, उसका जितना भी ट्यूशन फीस वो पे करा। आप जैसे स्कूल में देखते होगे, स्कूल में जब कभी आपको रसीद मिली होगी, तो उसमें लिखा रहता है इतना ट्यूशन फीस है, इतनी लाइब्रेरी फीस है, इतनी स्पोर्ट्स फीस है। तो एग्जैक्टली डिडक्शन किसका मिलेगा, ट्यूशन फीस का। अब देखें यहाँ पे, पेमेंट टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर द अबव पर्पस। तो अगर कोई अगर तुमने अगर सपोज करो रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट किया है, या फिर सपोज करो लोन पे लिया है और उसका तुम ईएमआई चुकाते हो, तो उसका भी रिडक्शन तुम यहाँ पे ले सकते हो 80C में। अब जब ये 80C वाली बात आती है, 80C में सर इंटरेस्ट का, इसका भी डिडक्शन ले सकते हैं ईएमआई का, लोन का, जो हाउसिंग लोन के लिए, ध्यान रखना हाउसिंग लोन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ हाउसिंग लोन। तो सवाल तो सर हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसका रिडक्शन तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में ले लेते हैं, हाँ, वहाँ हाउस प्रॉपर्टी में ले लो इंटरेस्ट का रिडक्शन, और जो उसका प्रिंसिपल और चुका यहाँ रहा प्रिंसिपल का। है प्रिंसिपल का रिडक्शन ले लो, और क्या। लेकिन हाँ, घूम फिर के 80C में आपको पता है सब, चाहे जितना भी जोड़ जाड़ लो, डिडक्शन आप कितने से ज्यादा नहीं ले सकते, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। और आपने जो हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा है, वहाँ इंटरेस्ट का रिडक्शन कितना मिलता है, कोई बताएगा? किसका? हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रिडक्शन लेते हैं, वो कितने अमाउंट तक मिलता है? 40,000 सर। नहीं, 2 लाख। 2 लाख तक। हाँ, 2 लाख। करंट और प्रीवियस ईयर मिला के सर? नहीं, 2 लाख तक का इंटरेस्ट का रिडक्शन हम लोग ले सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे भाई, हाउस प्रॉपर्टी में 2 ही डिडक्शन हाँ मिलते सर। हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है और एक इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का करीबन 2 लाख का डिडक्शन हम लोग लेते हैं मैक्सिमम, पहले 1.5 लाख था, उसको भी बढ़ा के 2 लाख कर दिया, और प्रिंसिपल करीबन 1.5 लाख का यहाँ तुम डिडक्शन ले सकते हो अगर कुछ ऐसा केस है तो। बाकी यहाँ पे देखो दे रखा है, पेमेंट्स टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ, ये तो हो गया, अमाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 ईयर, मोर देन या मोर, या उससे ज्यादा हो, विद अ शेड्यूल्ड बैंक। अगर तुमने किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में 5 ईयर का फिक्स डिपॉजिट किया है, लॉक इन पीरियड जो होना चाहिए वो 5 साल होना चाहिए, तो ऐसे में भी आप उसका भी रिडक्शन आप 80C में ले। मान लो तुमने 50,000 की एफडी कर दी है, कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए या 6 साल के लिए, तो ठीक है, उस 50,000 का रिडक्शन तुम 80C में ले सकते हो। मतलब घूम फिर के आप देख रहे होगे यहाँ पे पूरे हर एक पॉइंट में हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सर, एलआईसी हो गया, हर चीज हो गया, पीपीएफ हो गया, सर ये ट्यूशन फीस लेकिन इन्वेस्टमेंट का है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ट्यूशन फीस भी तो इन्वेस्टमेंट है, बच्चों को पढ़ा रहे हो, है ना, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही तो है।
कल को बच्चे पढ़ेंगे, आगे जाके बढ़ेंगे, आगे कमाएंगे ही ना, और क्या। बाकी यहाँ पे दे रखा है क्या, फिक्स डिपॉजिट भी इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। आप अगर घर खरीदते हो, लोग कहते हैं घर खरीदना खर्चा होता है, तो घर खरीदना खर्चा नहीं होता है। अगर आप घर खरीद रहे हो या फिर कोई प्लॉट खरीद रहे हो, घूम घूम करके घर बनवा रहे हो, घर खरीद रहे हो, तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। होम लोन इज अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप घर लेते हो तो आज अगर घर की वैल्यू 10 लाख है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आज अगर आप उस घर का जो इंस्टॉलमेंट ईएमआई चुका रहे हो 10,000 रुपए एक महीने का, आज के लिए आपको ज्यादा लगता है वो 10,000 रुपए ईएमआई, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी तो इनकम बढ़ेगी ना, ईएमआई तो वही 10,000 रुपए, तो कल को यही 10,000 रुपए ईएमआई आपको कम लगेगी। ठीक है, और ये जो 10,000 रुपए तुम्हें लग रहा है कि मैं घर का वो पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो समझ लो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो तुम्हारा घर जो है ना, वो तुम्हारे लिए एसेट है, कल को उसको बेचोगे तो उसकी वैल्यू भी अच्छी तुम्हें मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन अप्रूव्ड डिवेंचर्स and equity shares in a public company engaged in infrastructure including power sector। अगर इन सब में, अगर इन सब के डिवेंचर इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हो, किसमें, पब्लिक कंपनी के, इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो या पावर सेक्टर का काम कर रही है ना, पावर मतलब बिजली। अब देखिए यहाँ पे डिपॉजिट अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर तुमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा रखा है तो जैसे तो कौन लगाएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, सीनियर सिटीजन खुद लगाएगा, तो भी उसका 80 में उसको डिडक्शन मिलेगा। डिपॉजिट इन 5 ईयर टाइम डिपॉजिट स्कीम इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी आपको पता है फिक्स डिपॉजिट खुलते हैं, तो वहाँ पे भी 5 साल का लॉक इन पीरियड, मतलब 5 साल के लिए अगर एफडी कर दिए तो वहाँ पे भी तुम्हें 80 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो घूम फिर के आप देख रहे होगे कि 80C में घूम फिर के सबसे मेन चीज क्या है, आप अपने पैसे को क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। और हम अपने इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, फ्यूचर बेनिफिट के लिए। बिल्कुल सही, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योरिटी हो सके। देखो इंसान के लिए सबसे नीडी चीज क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज होती है। इसके बाद फिर होता है क्या, हेल्थ होता है। चौथे नंबर पे जो आता है वो हेल्थ होता है। आपको अपने हेल्थ की जरूरत है, हेल्थ की सिक्योरिटी की जरूरत है ना। फिर इसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है ना, देन 5th नंबर पे जो आता है ना वो होता है फ्यूचर सिक्योरिटी। तो आप इतनी कमाई करते हो कि ठीक है, आपने रोटी भी कर लिया, कपड़ा भी कर लिया, अपना मकान भी कर लिया, और सर हेल्थ सिक्योरिटी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पास इतने पैसे है कि हम अपना इलाज उलाज करा सकते हैं। अगर ये भी पॉइंट हो गया, देन अब क्या जरूरत है, देन 5वां पॉइंट आता है कि सर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना होगा, है ना, अपना और अपनी फैमिली का। तो वो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है ना। तो मेरे ख्याल सर LIC हम लोग भी करा सकते हैं, मतलब बिल्कुल आप भी करा सकते हो, कोई भी करा सकता है हेलो, LIC। हाँ LIC कोई भी करा तो सकता उसके है। लिए कोई वो नहीं है बिलो ना कि एज लिमिट होती है 60 ईयर, 60 साल के पहले तक आप LIC करा सकते हो, 60 साल के बाद LIC नहीं होती इंडिया में, मतलब जो हम लोग का जो लॉ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब लोग को ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को जो पढ़ना है, यस सर। अच्छा 80C समझ में आ गया सब लोग को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 80 ये CC। अब उससे पहले देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो हम लोग सबसे पहली चीज पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं 80C। तो 80C पूरी तरीके से किसके बारे में बताता है, 80C पूरी तरीके से बताता है क्या, इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब सिर्फ 80C की बात नहीं करो, सिर्फ 80C की बात नहीं करो, हम लोग बेसिकली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ही है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है 80C, है ना, कि हम पैसा इन्वेस्ट करें।
फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है तो आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा, वो आपको पता चल गया। तो ये पहला हम लोग 80C पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद है, फिर गवर्नमेंट ने एक और बनाया 80CC, 80CCC, तो ये भी इन्वेस्टमेंट। हाँ सर, 80CCC। हाँ, फिर अगला है 80CCD, ये भी डी। इन्वेस्टमेंट को ही प्रमोट करता है। फिर है 80CC क्या है, जी, ओके। और उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा 80CCE भी पढ़ाऊंगा, ये जरूरी है आपको पढ़ना, 80CCE। फिर होगा 80D। 80D से भी पहले 80CCG, ठीक है। ये एक नया सेक्शन है, इसको पढ़ेंगे। तो जहाँ पे भी एक चीज मैं आपको आज बता रहा है, थोड़ी सी बात, कि जहाँ पे भी सी आ गया ना, जहाँ पे भी सी आ गया, समझ लो वो इन्वेस्टमेंट को की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की। जहाँ पे भी सी आया तो समझ जाना, अरे यार ये तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेक्शन है ना। तो पहला तो 80C तो आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें समझना होगा 80CCC क्या कहता है। तो चलिए अब देखते हैं 80CCC। 80CCC कहता है क्या, यहाँ एक सी कम है, ओके। 80CCC क्या कहता है, अगर आपने पेड अ सम अंडर एन एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योर फॉर रिसीविंग पेंशन, अगर तुमने कोई भी एन्युटी प्लान ले रखा है, एन्युटी प्लान मतलब पेंशन प्लान, और वो पेंशन प्लान किसका लिया है, LIC का लिया हो या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का क्यों ना लिया हो, आपको 80CCC का डिडक्शन मिलेगा। अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे HUF भी देखो हटा दिया, इसमें बोल रहा है सिर्फ इंडिविजुअल को देंगे डिडक्शन। 80CCC का डिडक्शन इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है अगर उसने कोई पेंशन प्लान ले रखा है। पेंशन प्लान सब लोग समझते ही होंगे। आज आपने सपोज करो आप 25 साल की उम्र में आपने कमाना, या 24 साल की उम्र में आपने कमाना शुरू कर दिया, तो अब आप चाहते हो कि भाई आजकल तो खैर पेंशन स्कीम कहीं है ही नहीं, पेंशन तो कहीं मिलती नहीं है, तो क्यों ना हम पेंशन स्कीम ले ले LIC का या किसी इंश्योरेंस कंपनी का। हम आज से ही हर महीना अपनी इनकम का एक हिस्सा हम उसको देंगे, ठीक है ना, एन्युटी प्लान में डालेंगे। और जब एट द एज ऑफ 60 ईयर के बाद से मेरे को LIC कंपनी मेरे को इंश्योरेंस सॉरी वो पेंशन हमें देगी। वो पेंशन कहाँ से दे रही है, वही पैसा जो हमने उसे दिया था, और उस पर इंटरेस्ट भी बना होगा, उसकी वैल्यू भी बढ़ी होगी, जो उसी फंड से वो हमें क्या देती है, पेंशन का अमाउंट देती है। तो 80CCC कहता है अगर किसी भी बंदे ने अगर क्या लिया है, कोई भी पेंशन स्कीम ले रखा है LIC का या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का, तो आपको भी रिडक्शन मिलेगा। तो लगता है रिडक्शन कितना मिलता है मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें डिडक्शन मैक्सिमम कितना है, 1,50,000 सेम अमाउंट। क्यों सत्यम? हाँ सर, 80C और CCC मिला के 1.5 लाख है पूरा, टोटल 1.5 लाख ले ही सकते हैं। हाँ वो तो ले सकते हैं, लेकिन इसका अगर मान लो अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ मान लो तुमने सिर्फ एन्युटी प्लान ले रखा है, तुमने कोई और हाँ तो 1.5 लाख है सर, इसमें 1.5 लाख दिया है। तो 1.5 लाख रुपए का ही आप डिडक्शन, यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका डिडक्शन हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग 80CCD। सर 80CCD भी पेंशन स्कीम की ही बात करता है कि आपने पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन इस बार पेंशन स्कीम किसका, गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम। अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम NPS जिसको शॉर्ट में कहते हैं, आप सभी को पता है 2004 में पेंशन बंद कर दिया गया था। इसके बाद काफी विरोध हुआ था, तब जाके गवर्नमेंट को हुआ कि चलो ठीक है पेंशन वापस चालू कर दे। पता है पेंशन कब खत्म की गई थी, किसकी सरकार में? अटल जी की। जी हाँ, यानी वही बीजेपी की सरकार में। अब चूंकि उस समय पेंशन खत्म कर दी गई थी, और आप सभी को पता है पेंशन कितना पिक्यूलियर चीज होता है एक आम इंसान के लिए, खासकर मिडिल क्लास, है ना। तो पेंशन स्कीम चूंकि उन्होंने पेंशन प्लान खत्म किया था, और क्यों खत्म किया था उसका रीजन भी था कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर पेंशन का बोझ था, मतलब एक तरीके से पैसा जाता था, तो गवर्नमेंट को लगता था ये फालतू का ये ज्यादा बर्डन है, इसको कम किया जाए। तो गवर्नमेंट ने अपना बर्डन कम करने के लिए पेंशन स्कीम खत्म की, और आप सभी को पता है उसी के बाद ही फिर ये सरकार भी गिर गई थी इनकी, क्योंकि काफी लोग अफेक्ट होते हैं ना, पेंशन तो जानते हो सैलरीड पर्सन बहुत ज्यादा है।
तो सरकार भी गिर गई इनकी उसके बाद। यही एक गलत फैसला अटल जी की सरकार में हुआ था और कुछ नहीं, बाकी सब तो अच्छा था। तो बात समझ में आई सब लोग को? एनपीएस सर तो ये पेंशन स्कीम है, ये बिजनेसमैन और सैलरी पर्सन कोई भी ले सकता है, कोई देखो, भी LIC वाला, ये जो भी है हाँ पेंशन वाला, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई बिजनेसमैन भी चाहता है कि मेरे को 60 ईयर के बाद कोई पेंशन वो मिले, या बिजनेसमैन हो या फिर सैलरी पर्सन हो, कोई भी कर सकता हाँ है। कोई भी ले सकता है। लेकिन एनपीएस में जो गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में तुम्हें अगर कंट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है सैलरीड क्लास होना चाहिए। आप पेंशन स्कीम ऑप्ट कर लीजिए एनपीएस, तो आपकी सैलरी से ही एग्जैक्टली ये पेंशन कहीं और से नहीं मिलता है। ये एनपीएस जो देती है गवर्नमेंट देती है। कहाँ से देती है? आप ही के पैसे से, आपका पैसा लेगी और प्लस अपने भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है और उसी के थ्रू आपका आपको कल को क्या देगी? आपको पेंशन देगी। लेकिन बस ये होता है कि एनपीएस का जो पैसा होता है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट इन्वेस्ट कहाँ कर रही है वो आपको नहीं बताती है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी से 12% कट रहा है आपके एनपीएस के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन सिस्टम इन डिडक्टेबल इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इन डिडक्शन इन द ईयर इन विच कंट्रीब्यूशन इज मेड। तो इस साल मान लीजिए आपका अब अप्रैल से मार्च तक का आपका एनपीएस के में कटा है पैसा कितना, मान लो 40,000 रुपये कटा है, तो 40,000 रुपये का डिडक्शन तुम 80 CCD में ले सकते हो। इसमें मैक्सिमम डिडक्शन आप देख रहे हो सामने, कितना मैक्सिमम डिडक्शन है? 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन इसमें भी क्लेम कर सकते हैं। बाकी नीचे एक लिखा है सीलिंग लिमिट। अच्छा, यहाँ पे देखो 10% ऑफ सैलरी है। नॉर्मली जो एनपीएस का जो पैसा कटता है वो कितना कटता है? 10%। वो भी कितना? बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स, यानी कि यहाँ पे सैलरी का मतलब वही है जो एचआरए में हुआ करता था सैलरी का मतलब, बेसिक प्लस डी प्लस फिक्स कमीशन, ठीक है। तो यही है, सैलरी का कटता है कितना? 10% कटेगा, फिर गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, वो आपके एनपीएस में जाएगा। और एनपीएस में पैसे में बस वही विथड्रॉल को लेकर के थोड़ा सा इशू है। और क्या इशू है इसमें? थोड़ा फेयर नहीं है, मतलब एम्प्लॉय को नहीं पता चलता उसकी जो एनपीएस का पैसा उसके इसमें क्या फंड वैल्यू है, वो सब नहीं पता चलता। इसी वजह से लोग एनपीएस से थोड़ा दूर हटते हैं, ठीक है। बल्कि वो समझते हैं कि यार क्यों LIC या किसी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन स्कीम ले लो, वो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। लेकिन फिर चूंकि एनपीएस में लोग पैसा नहीं लगाए थे तो उसको गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, नहीं एनपीएस में आपको ऑप्ट करना ही करना होगा, ठीक। तो ये सब तो खैर प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग को मतलब है कि 80 CCD में डिडक्शन मिलता है अगर एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम जो कि गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें अगर पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगा। और इसमें भी डिडक्शन मैक्सिमम कितना है? 1,50,000। अब यहाँ पे अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल। अब नीचे देखो यहाँ पे लिखा है क्या? द एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। लो, गवर्नमेंट ने एक और अच्छे सी चाल चली और इसको हम लोग कहते हैं, इसको मैं लिखता हूँ 80CCE, यही है सेक्शन। ये जो नोट मैंने लिखा है ना, ये नोट एग्जैक्टली है क्या? यही है 80CCE। 80CCE क्या कहता है? 80CCE ये कहता है कि किसी भी हालत में डिडक्शन की वैल्यू, डिडक्शन किसी भी हालत में, चाहे 80C कर लो, चाहे 80CCC कर लो, चाहे 80CCD कर लो, किसी भी हालत में हम डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा का देंगे ही नहीं, तुम चाहे जो भी कर लो। हाँ, एडिशनल डिडक्शन तुम्हें मिल सकता है 50,000 का, इज अवेलेबल फॉर कंट्रीब्यूशन मेड अंडर द एनपीएस। जैसे तुमने इन दोनों में इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे करीबन टोटल 1.5 लाख हो जा रहा है तुम्हारा डिडक्शन, तुमने 80C में ही 1.5 लाख क्लेम कर लिया। अब होता है कि तुमने एनपीएस में भी कुछ पैसा लगाया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब कहता है नहीं, एनपीएस में अगर कुछ इन्वेस्ट किया तो 50,000 रुपए तक और ऐड कर लेंगे, यानी उस केस में आपका डिडक्शन कितना हो सकता है? 2 लाख रुपए हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर लिया और करीबन 40,000 रुपए आपने एनपीएस में डाला है, तो 1,50,000 प्लस 40,000 रुपए तक का, यानी कि 1,90,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो।